स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। लेकिन इस टॉपिक को कवर करने से पहले हमें पता होना चाहिए वाई इंफ्रास्ट्रक्चर। हमने एक डेडिकेटेड स्कीम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए लॉन्च की है। तो ऐसा क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर? वाई इंफ्रास्ट्रक्चर इज सो इम्पोर्टेंट? उसको समझने के लिए हमें एक केस स्टडी पे जाना पड़ेगा। दैट इज चाइना केस स्टडी। 1978 में चाइना की जो हालत थी, इट वाज अ स्ट्रगलिंग इकोनॉमी। ये बहुत ही स्ट्रगल कर रही थी। स्ट्रगलिंग इकोनॉमी था। चाइना ने जो पॉवर्टी लेवल्स थे चाइना के, वो बहुत हाई पे थे। कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं, पुअर जीडीपी एंड एवरीथिंग। चाइना ने डिसाइड किया कि हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करेंगे अपनी कंट्री के अंदर। इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जो बैकबोन थी वो थी डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर। हम कैपेसिटी डेवलप करेंगे, अपना इंफ्रा डेवलप करेंगे और उसी से हम क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। तो चाइना ने क्या किया, इमेजिन करो ये ब्राउन बॉक्स जो है वो चाइना की लैंड है, और जो ब्लू बॉक्स है जो चाइना का वाटर एक्सेस है टू द आउटर आउटर वर्ल्ड। पोर्ट्स वोर्ट्स सब यहाँ पे है, साउथ चाइना सी और अदर सीज जिसके साथ चाइना बाउंड्री शेयर करता है। चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए क्या किया, कुछ डेडिकेटेड एरियाज को एससीजी डिक्लेयर करना स्टार्ट किया। स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग एरियाज, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होगी। और इन मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो उसने क्या प्रोवाइड किया, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना स्टार्ट किया इन एरियाज में। साथ के साथ ही उन एरियाज को कनेक्ट किया बाय रोड और बाय रेल नेटवर्क्स टू द पोर्ट्स। तीनों तरीके की कनेक्टिविटी, और यहाँ पे जो है एयर कनेक्टिविटी भी गोज विदाउट सेइंग। हर तरीके का जो लॉजिस्टिक है वो चाइना ने स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट किया अपने मैन्युफैक्चरिंग हब से। और एक्सपोर्ट करने तक का जो सप्लाई चेन होती है उस सबको स्ट्रॉन्ग किया। तो एससीजी में जो चाइना ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल करवाया, उसमें लॉजिस्टिक अवेलेबल करवाया, एनर्जी अवेलेबल करवाई। अब धीरे धीरे क्या हुआ वहाँ पे, जैसे कि एससीजी डेवलप होना स्टार्ट हुआ, वहाँ पे एक्सपोर्ट्स स्टार्ट हुए, तो और सारी कंपनियां वहाँ पे आके इस्टेब्लिश होने लगी। तो धीरे धीरे हम क्या देखते हैं, वहाँ पे ट्रिकल डाउन इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है चाइना के आसपास के एरियाज में। ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्या होता है कि अगर ये एरिया हाईली ग्रोइंग एरिया है, तो इसके आसपास जो भी एरियाज हैं वो अपने आप डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं, वहाँ पे अपने आप एमिनिटीज आने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट का मतलब क्या था, जैसे इस एससीजी में जो भी वर्कर्स काम कर रहे थे, जो उनकी फैमिलीज काम कर रही थी, और भी कोई इंडस्ट्री काम कर रही है, उनके आसपास और इंडस्ट्रीज आके बसना स्टार्ट हो जाती है। और धीरे धीरे अर्बनाइजेशन शुरू हो जाती है आसपास के एरियाज में। अब अर्बनाइजेशन स्टार्ट होगी यहाँ पे, तो लोगों को वहाँ पे क्या चाहिए, बेसिक एम्यूनिटी चाहिए। उनको दे डिमांडेड एम्यूनिटी। उस एम्यूनिटी डिमांड के चक्कर में वहाँ पे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और अपने आप डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन का, सैनिटेशन का और एनर्जी का। इसी को बोलते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। अपने आप अगर आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हो, अपने आप वो मल्टीप्लाई हो जाता है अलग इंफ्रास्ट्रक्चर्स में और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर्स, और धीरे धीरे इसी ट्रिकल डाउन इफेक्ट के साथ साथ एफडीआई भी आना स्टार्ट हो जाती है चाइना के अंदर। सो एससीजी में इन्होंने जो इंफ्रा अवेलेबल करवाया एनर्जी का, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप डेवलप होना स्टार्ट हुआ ट्रिकल डाउन इफेक्ट से। इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने प्रोवाइड करवाया, और आज के कॉन्टेक्स्ट में देखो तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करवाते हैं अपने एससीजी में, विच ऑल्सो लेड टू द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये चाइना की केस स्टडी है। अर्बनाइजेशन, यहाँ पे यू का मतलब अर्बनाइजेशन है और एसआई का मतलब सोशल इंफ्रा है। ये दोनों ने मिला के चाइना का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफी हाई हो गया। चाइना की जो ग्रोथ थी वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बेस्ड थी। इंफ्रास्ट्रक्चर के बेस पे उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ की, और आज वो वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। दिस शोज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। कैसे एक इंफ्रास्ट्रक्चर एक इकोनॉमी को बूस्ट करता है, हमने चाइना की केस स्टडी से देखा। और इंडिया जो चाहता है, इंडिया सेम इकोनॉमिक ग्रोथ को रेप्लिकेट करना चाहता है। हमें क्यों करनी है इकोनॉमिक ग्रोथ? भाई हमने वादा कर रखा है कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे 2025 तक। और हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सर्विस बेस्ड ही है। मतलब उस सर्विस बेस्ड जो इंजन है वो उसको अकेला पुल कर रहा है, उसके अलावा बाकी जो इंजन्स हैं
जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर इकोनॉमी के सेक्टर्स हैं, वो इतना हेल्प नहीं कर रहे हैं इस चीज में। तो देर इज अ स्क्यूड डेवलपमेंट। इंडिया को इसको भी काउंटर करना है, उसके लिए भी हमें अ, अलग इकोनॉमिक मॉडल चाहिए जो प्रेजेंट में है उससे। हमें क्वालिटी ऑफ लिविंग बढ़ाना है, हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, ये सब हमें चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ इस वजह से। तो इंडिया ने सोचा व्हाई नॉट टू रेप्लिकेट द सेम थिंग। हालांकि ओरिजिनली आइडिया एससीजी वाला हमारा ही था, बट लेट अस से चाइना इसमें मोर सक्सेसफुल हुआ है। तो इंडिया ने उसी मॉडल को रेप्लिकेट करने के लिए, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, वी ऑल्सो वांट टू डेवलप आर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया ने डिसाइड किया कि हमें भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। और इसी चीज को कंप्लीट करने के लिए जो प्रोग्राम आया वो आया नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। आई होप वी आर क्लियर विद इट। हमने केस स्टडी टॉपिक की फील लेने के लिए किया है, कितना इंपॉर्टेंट है टॉपिक, एक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे एक इकोनॉमी को बूस्ट कर सकता है। अब हम पढ़ेंगे इसके टेक्निकल कंसेप्ट्स थोड़े, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के, कि होता क्या है, व्हाट इज इट, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, चैलेंजेस क्या आएंगे इसको इम्प्लीमेंट करने में, और उन चैलेंजेस के सॉल्यूशंस क्या होंगे। सिंपल हॉलिस्टिक कवरेज है, कोई इससे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि इनके अलावा कोई और डायमेंशन ओपन नहीं हो सकती है, बट दीज आर द बेयर मिनिमम। इतना तो हमें पता होना चाहिए। लेट अस स्टार्ट। ये है क्या? देखो यार, इसके अंदर क्या होगा ना, इसके अंदर हम सप्लाई चेन मेथड से पढ़े। जो आपके यूनियन है, जो आपका स्टेट है, और जो आपके प्राइवेट कंपनीज हैं, वो मिलके फंडिंग इकट्ठा करेंगी। यूनियन 39% फंड प्रोवाइड करेगा, स्टेट भी 39 प्रोवाइड करेगा, और प्राइवेट कंपनीज, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो 22% फंड लेके आएंगे। ये सारे फंड नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में जाएगा। और टोटल फंड हमें कितना इकट्ठा करना है? हमें 111 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा करने हैं 5 सालों के अंदर, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में। और ये जो है, ये स्टार्ट हुई थी 2019 में, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। तो 5 सालों के अंदर हमें ये फंड्स इकट्ठा करने हैं इतने। इस 111 जो है ये, इसका 39% यूनियन लेके आएगा, स्टेट इसका 39 लेके आएगा, और प्राइवेट इसका 22% लेके आएगा। अब जब ये पैसा होगा, ये पैसा चैनलाइज हो जाएगा डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। ये क्या है, कौन से प्रोजेक्ट्स, विच प्रोजेक्ट्स, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी नहीं। ये सारा पैसा अलग अलग प्रोजेक्ट्स में चैनलाइज हो जाएगा। फिर इन पैसे के चैनलाइज होने के बाद आप इसको पीएम गति शक्ति के द्वारा प्लान कर सकते हो, उन प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और आप देख सकते हो कि वो प्रोजेक्ट्स कितने कंप्लीट हुए, कितने रहते हैं, इस एक पोर्टल के थ्रू, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ग्रिड। इससे आप रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकते हो जो प्रोजेक्ट्स आप एनआईपी के अंडर बनाओगे। ये इस प्रोजेक्ट का सिंपल बेसिक फ्लो चार्ट है। ये है क्या? अब यहाँ पे दो सवाल पैदा होते हैं। फंडिंग आएगी कैसे, और कौन से प्रोजेक्ट्स? लेट अस सी। देखो यार, फंडिंग कैसे आएगी? फंडिंग आएगी, हमने जब एनआईपी लॉन्च किया ना, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, उसके साथ दो प्रोजेक्ट्स और लॉन्च किए। एक है पीएम गति शक्ति, और एक किया हमने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन क्या होती है, इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। बट हम, अगर आप चाहते हो तो आप कमेंट करो नीचे कि अगर आपको इस पर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो मैं उसके ऊपर बना दूंगा। तो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन से क्या होता है, जो भी एसेट्स है गवर्नमेंट के, उनको मोनेटाइज किया जाता है। एक बेसिकली एक रेंट पे दे देना, डिसइन्वेस्टमेंट, ये सब। तो उससे जो पैसा आ रहा है वो एनआईपी में चैनलाइज होगा। बजट के एलोकेशंस हो सकती हैं। बॉन्ड मार्केट, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स जो होते हैं, ये सब, इनसे पैसा जुटाया जा सकता है, बैंक से बोरो किया जा सकता है पैसा, और इन्वेस्टर्स पैसा डाल सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो ये सब तरीके हैं कैसे फंडिंग आएगी। अब कौन से प्रोजेक्ट्स, विच प्रोजेक्ट्स? तो देखो, ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिन जिन पे ये जो आपका एक 111 करोड़ जो लाख रुपए आए हैं, ये कैसे चैनलाइज होंगे? ये एनर्जी प्रोजेक्ट्स में सबसे ज्यादा जाएंगे। एनर्जी प्रोजेक्ट्स जैसे कि सोलर हो गया, विंड हो गया, स्मॉल हाइड्रो, लार्ज हाइड्रो, ये सब प्रोजेक्ट्स। जो सबसे ज्यादा पैसा जो आएगा तो वो एनर्जी प्रोजेक्ट्स में चैनलाइज होगा। उसके बाद आपका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में,
18%। और 12% जो है आपका रेलवेज में, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में। और इसके अलावा और डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे, आप देख सकते हो। तो ऐसे ऐसे चैनल जो है आपका, जो ये पैसा आएगा एनआईपी के अंडर, वो चैनलाइज होगा। अब बात आती है और क्या इसके बेनिफिट्स क्या है। आप अलग अलग एरियाज में अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हो उसके थ्रू। इसके बेनिफिट्स क्या है? सबसे पहला तो दिस गोज विदाउट सेइंग कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। नॉर्मल है। हमें इकोनॉमिक ग्रोथ किस में हेल्प करेगी? विकसित भारत में, जो हम बनना चाहते हैं 2047 तक, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो हम बनना चाहते हैं 2025 तक। और हम सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकते हैं एट परचेजिंग पावर पैरिटी, इस अगर ये स्कीम अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हुई तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्ट हो जाएगी। इट गिव अ ह्यूज बूस्ट। सेकंड चीज इज, अगर एनआईपी अच्छे से इम्प्लीमेंट हुई तो जॉब क्रिएशंस होंगी इससे, बहुत सारे। अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो बहुत सारी जॉब क्रिएशन होगी। तो जो इंडिया का नोशन था ना जॉबलेस ग्रोथ का, वो डिबंक हो जाएगा। जॉबलेस ग्रोथ क्या होता है बेसिकली, क्या क्यों हुआ जॉबलेस ग्रोथ? मेन कारण क्या था? प्राइमरी सेक्टर होता है, एक सेकेंडरी सेक्टर होता है, एक टर्शरी सेक्टर होता है। इसमें आपका एग्रीकल्चर आता है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग आती है, इसमें सर्विस आती है। तो जनरली जब भी कोई इकोनॉमी ग्रो करती है ना, तो वो फर्स्ट प्राइमरी से सेकेंडरी में जाती है। जो ग्रोथ है, ग्रोथ इंजन, पहले प्राइमरी सेक्टर्स हैवीली डोमिनेट करते हैं जीडीपी ग्रोथ में। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ओवरटेक करता है उस चीज को, फिर टर्शरी ओवरटेक करता है। लेकिन इंडिया में क्या था ना, डायरेक्टली जो ग्रोथ थी वो टर्शरी सेक्टर ने, एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद और जो इंटरनेट एरा था उसके बाद, हमारी जो जो ग्रोथ थी वो सीधा टर्शरी सेक्टर, जो भी प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। अब क्या होता है ना, जनरली कोई भी इकोनॉमी जब ग्रो करती है तो उसका जो ग्रोथ इंजन है, पहले प्राइमरी सेक्टर डोमिनेट करता है ग्रोथ में। जो ग्रोथ होती है वो इट इज लेड बाय प्राइमरी सेक्टर। फिर सारा जो यहाँ की जो एम्प्लॉयमेंट है, जॉब्स हैं, धीरे धीरे वो मैन्युफैक्चरिंग में शिफ्ट होती है। फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लीड करता है ग्रोथ को, और उसके बाद वो टर्शरी में शिफ्ट होती है लास्ट। यही रूल फॉलो होता है हर इकोनॉमी में मोस्टली। लेकिन इंडिया केस में क्या हुआ, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था वो जॉब्स को सक इन ही नहीं कर पाया, वहां पे एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाया। और इंडिया का जो ग्रोथ है वो सीधा टर्शरी सेक्टर ने लीड किया है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है कहीं ना कहीं पीछे रह गया है। और इसको बूस्ट करने का एक ही तरीका है, इंफ्रा। क्यों? क्योंकि जो जॉब्स हैं वो टर्शरी सेक्टर सारी जॉब्स अब्जॉर्व नहीं कर पाएगा जितनी भी हैं, क्योंकि इनको सिर्फ स्किल्ड लेबर चाहिए वहां पे। इसलिए सेकेंडरी सेक्टर जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एनआईपी अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट हुई तो इससे जॉब क्रिएशन होगी। और जॉब क्रिएशन से आपका जो जॉबलेस ग्रोथ है वो डिबंक हो जाएगी। और इम्पोर्टेंट भी है जॉब क्रिएट करना, क्योंकि हमारी जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है उसको आप देखो। यहाँ पे पी का मतलब प्रोजेक्टेड है 2030 तक। जो इंडिया की प्रोजेक्टेड वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो 1.03 बिलियन पहुंचने वाली है। और हमारी जो 2030 तक की पॉपुलेशन कितनी पहुंचेगी? 1.52 बिलियन। तो इट इज अ ह्यूज नंबर। इतनी सारी जॉब्स क्रिएट करना, इट इज डिफिकल्ट टास्क। इसलिए इसमें एनआईपी हेल्प कर सकता है हमारे। और क्या बेनिफिट्स होंगे एनआईपी अगर अच्छे से इंप्लीमेंट होती है? जैसे कि हमने चाइना के केस में देखा, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी, सोशल इंफ्रा डेवलप होगा, अर्बनाइजेशन होगी। तो ये क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इंप्रूव होगी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आएंगी जैसे कि चाइना के केस में आई थी। और इंडिया में पर्टिकुलर अगर मैं देखूं तो रूरल डेवलपमेंट्स होगी और एग्रीकल्चर डेवलप होगा अगर एनआईपी अच्छे से इम्प्लीमेंट हुई। सपोज करो एनआईपी का कोई प्रोजेक्ट अगर किसी रूरल एरिया में, बैकवर्ड एरिया में इम्प्लीमेंट हो रहा है, जैसे कोई एससीजी वहां पे खुली है और वहां पे कनेक्टिविटी बढ़ेगी रूरल एरिया की, तो अपने आप ही ट्रिकल डाउन इफेक्ट से वहां की डेवलपमेंट होगी। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ट्रिकल डाउन। कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो एग्रीकल्चर डेवलप होगा। फार्मर्स को अपना शेयर मार्क जो भी है वो प्रोड्यूस करते हैं, दे गॉट अ वाइडर मार्केट उसको सेल करने के लिए। और पर्टिकुलर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इंक्लूसिव ग्रोथ, जो कि मेन एम है इस साल के बजट का भी, वो होगा। इंक्लूसिव ग्रोथ सोशली भी और जोग्राफिकली भी। कोई भी रीजनल वाइज नहीं होगा कि एक पर्टिकुलर एरिया में
डेवलपमेंट है, दूसरे में नहीं है। तो वो सब एनआईपी अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट की गई, ये अदर बेनिफिट्स हो सकते हैं। लेकिन कुछ चैलेंजेस हैं। सबसे पहला चैलेंज तो फंडिंग का ही है कि जो 111 लाख करोड़ जो रुपए इकट्ठे कर रहे हैं, ये आएंगे कैसे? बैंक से आप प्राइवेट जो इन्वेस्टर्स हैं उनको 22% लेके आना है। जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं हैव टू गेट 22%। वो बैंक से लोन ला सकते हैं इस पैसे को, बट बैंक्स के एनपीए की प्रॉब्लम आ जाती है। बॉन्ड्स से पैसा इकट्ठा नहीं हो सकता क्योंकि बॉन्ड मार्केट ऑलरेडी बहुत स्लो है, और तो और इंडिया का जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है वो बहुत हाई है, तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी बहुत लो है इंडिया में इन्वेस्ट करने से। और फिस्कल डेफिसिट, स्टेट को जो 39% बोला गया है आप इतना पैसा लेके आइए, स्टेट ऑलरेडी फिस्कल डेफिसिट में है। तो वो उस पैसे को 39% पैसा कैसे चैनलाइज कर पाएंगे एनआईपी में? फंडिंग की प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। सेकंड चैलेंज जो यहाँ पे आता है वो इम्प्लीमेंटेशन में आता है। अगर चलो ठीक है, प्रोजेक्ट की कॉस्ट आ भी गई, उसके बाद कॉस्ट ओवररन हो जाते हैं। मतलब अगर डिलेज की वजह से, अगर वो प्रोजेक्ट आज 100 CR में बनना था और उसमें कुछ डिले होता है, तो प्रोजेक्ट 110 CR में बनेगा। तो 10 करोड़ का जो ये एक्स्ट्रा कॉस्ट लगी है डिले की वजह से, इसी का कॉस्ट ओवररन बोलते हैं। अब इन्फ्लेशन की वजह से भी प्रॉब्लम आती है, वही कॉस्ट ओवररन उसकी वजह से भी होता है। पुअर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, इसका मतलब एग्जांपल देता हूँ। आपने बहुत सारे एयरपोर्ट्स देखे हैं जो कि आइडियल लाई कर रहे हैं, कुछ वहाँ पे काम नहीं होता। वो अपना खुद का रेवेन्यू इकट्ठा नहीं कर सकते डे डे टू डे फंक्शनिंग के लिए। ऐसे इन्वेस्टमेंट्स को घोस्ट इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। चाइना ने भी ऐसा ही किया गया था। चाइना में क्या था, उन्होंने सिटीज की डेवलपमेंट में इतना पैसा लगा दिया, वहां पे कोई रहने ही नहीं आया, तो उनको घोस्ट सिटीज बोल दिया गया। तो पुअर प्लानिंग की वजह से ये सब प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और ये आप रिलेट करेंगे इस प्रॉब्लम से, इसको बोलते हैं क्राउनिंग कैपिटलिज्म। मतलब एनआईपी के जितने भी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट होने हैं एनर्जी सेक्टर में, रेलवे सेक्टर में, रोड सेक्टर में, वो कुछ कुछ लिमिटेड लोगों को दिए जाते हैं, कुछ लिमिटेड एलीट पर्सनालिटीज को ही दिए जाते हैं। जैसे कि अभी रिसेंट केस आया था कि अडानी को बिहार के अंदर 1 रुपए 30 सालों के लिए लीज पे जमीन दी गई है, कुछ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए वहां। तो लिमिटेड प्रोजेक्ट्स, जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लिमिटेड बंदों को ही दिए जाते हैं। इससे क्या होता है, मोनोपोली बढ़ती मार्केट। तो ये प्रॉब्लम है। दीज आर द चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन। पॉलिटिकल एंड गवर्नेंस इश्यूज भी हैं, जैसे कि लैंड एक्विजिशन का इशू है, भाई लैंड कैसे एक्वायर करोगे। और एनआईपी जो पॉलिसी है ना, वो 5 years तक की है, तो ये शॉर्ट टर्म है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शॉर्ट टर्म नहीं हो सकती, लॉन्ग टर्म विजन रखना आपको। सेंटर स्टेट के इश्यूज ये तो चलते रहते हैं। रेगुलेटरी चैलेंजेस, अब इतनी सारी कंपनीज इन्वॉल्व हैं, इतने सारे स्टेक होल्डर इन्वॉल्व हैं, कौन क्या रेगुलेट करेगा? दिस इज एन इशू, बिकॉज देर आर मैनी स्टेक होल्डर्स, मल्टीपल स्टेक होल्डर। और कुछ जियो पॉलिटिकल इशूज हैं, ये इतना मायने नहीं रखते हैं खैर, पर इम्पैक्ट रहता है। जैसे ग्लोबल स्लो डाउन है, तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे यहाँ पे, फंडिंग की इशू आएगा। अब इनके सॉल्यूशन से बात करते हैं। लेट अस सी द सॉल्यूशन, व्हाट आर द सॉल्यूशंस? देखो यार, सबसे पहले जो भी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है आपका, चाहे वो लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड हो, चाहे वो इन्वेस्टर के डिस्प्यूट हो, उसको आप रॉबस्ट करो ताकि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़े और मोर फंडिंग आए। उसके बाद जो पीएम गति शक्ति का आप इस्तेमाल कर सकते हो प्लानिंग करने के लिए और इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। इसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से आप प्लान कर पाते हो चीज़ों को। मल्टीपल मिनिस्ट्रीज मिलके एक प्रोजेक्ट प्लान करते हैं, तो इससे वो डिलेज नहीं आते, कोस्ट ओवररन के या पुअर इम्प्लीमेंटेशन के चैलेंजेस नहीं आते। एनएमपी जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है उसको और बढ़ाओ ताकि फंडिंग का इशू रिजॉल्व हो। स्टेट्स पे ज़्यादा फोकस रखो, सेंटर स्टेट इश्यूज को 1 मिनट साइड में हटा के आप स्टेट को एज अ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म प्रमोट करना चाहिए हमें। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करो जो इंस्पायर करते, जैसे चाइना की डेवलपमेंट है।
जर्मनी है, साउथ कोरिया इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल। उन्होंने भी अपने इंफ्रा पे काफी काम किया है। तो दिस इज ऑल अबाउट नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। आज हमने टॉपिक खत्म किया। इसमें क्या होता है, इट इज व्हाट इट इज। इसमें हम 111 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा करेंगे और उनको उनसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। और अब बेनिफिट्स क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब सिक्योर हो जाएगी, और आपके अदर चैलेंजेस जैसे एफडीआई वेफडीआई वो सब आ जाएंगे। चैलेंजेस क्या है इसमें? चैलेंजेस में फंडिंग का चैलेंज है, इम्प्लीमेंटेशन का चैलेंज है, और गवर्नेंस और पॉलिटिकल चैलेंजेस भी हैं कुछ। सॉल्यूशंस क्या है? कॉपरेशन, पीएम गति शक्ति, प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन के लिए, और बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर सकते हो। दैट्स ऑल अबाउट नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन।